हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत किया करता हूं। तो देखिए, जो हम आपको 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भैया एनसीईआरटी, और जो ये केमिस्ट्री है अभी आपको हम बता रहे हैं ये 9th 10th और 11th क्लास के लिए भी अप्लीकेबल है। तो इसमें हमने क्या किया था, कल अभी आपको सहसंयोजक बंध के प्रकार बताया था। सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के हुआ करते हैं: एकल सहसंयोजक बंध, द्वि सहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध। जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ करता है तो वहां पर एकल सहसंयोजक बंध बनता है, जैसे हाइड्रोजन था, क्लोरीन होता है। और अगर दोनों परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। जैसे ऑक्सीजन का मैंने एग्जांपल बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड में भी डबल बॉन्ड बनता है। और ऐसे यदि परमाणुओं के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां पे कौन सा बंध बनता है? त्रिसहसंयोजक बंध बनता है। और जैसे मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल लिख लिया था, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं आप जिसको आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। किसके अंतर्गत? सहसंयोजक बंध के अंतर्गत। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कभी डाउट क्लियर करना हो तो एकल बंध को बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इसका साझे में जाता है और एक उसका आता है। जैसे हाइड्रोजन है, ये एक अपना साझे में डालता है, एक अपना साझे में डालता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई डबल बॉन्ड बनाया जा रहा है तो डबल बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, इसलिए डबल बॉन्ड में कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। जितना बॉन्ड उसका 2 गुना कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाती है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज आना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर डबल बॉन्ड है तो आपको कितना इलेक्ट्रॉन बनाना है? वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 3 और गुना कितना हो जाता है? 6 इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक है, इसको कभी आपसे कोई भी पूछ सकता है कि डबल बॉन्ड को बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, तो बच्चे कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं, पूरा अगर ऐड करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन लगता है। ट्रिपल बॉन्ड को 6 इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त में आया किया करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। पूरी विधिवत नोट्स बनाइए। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे मैंने दुस्संयोजी यौगिकों की प्रॉपर्टी बताई थी, विशेषता, वैसे ही सहसंयोजी यौगिकों की गुण बताने जा रहे हैं। तो इसीलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए और ये क्लास आप लोगों के लिए क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए एकदम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, सबसे पहली एक हेडिंग लगेगी यहां पे, सहसंयोजक यौगिकों की विशेषता या गुण, क्वालिटी, लक्षण, ये सब यही है विशेषता। सहसंयोजक यौगिकों की विशेषता, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाएगा उसे सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। और जो सहसंयोजी यौगिक हुआ करते हैं इसी में ही क्या हुआ करता है? आपका ये देखने को मिलता है सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक यौगिकों की हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि इनमें क्या हुआ करता है। सबसे पहली चीज, इनमें जो परमाणु होते हैं दोनों ही विद्युत ऋणी होते हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का साझा किया करते हैं और दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें किसी परमाणु के ऊपर ना तो प्लस चार्ज रहता है ना आपका माइनस चार्ज होता है। इसीलिए इन दोनों परमाणुओं के बीच में जो हुआ करता है, जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो बहुत दुर्बल होता है। और दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण क्या हुआ करता है, और उसी दुर्बल आकर्षण बल को यहाँ पे एक नाम दिया गया है, वंडर वाल्स बल। क्या कहा जाता है? वंडर वाल्स बल। ये वंडर वाल्स एक साइंटिस्ट थे, ये जान लीजिएगा। तो यहाँ पे एकदम सीधा बताया जाता है कि सहसंयोजी यौगिकों में परमाणुओं के बीच में एक दुर्बल अंतरा अणु आकर्षण बल कार्य करता है। पहली चीज कन्फर्म करिए, क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें परमाणुओं के बीच में कोई चार्ज तो होता नहीं था। अभी NaCl आप बनाए थे तो Na के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, तो ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। भाई विपरीत चार्ज दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं कि इसमें कोई चार्ज है, और जब कोई चार्ज ही नहीं है तो वो क्या किया करेगा? इसको अट्रैक्ट ही नहीं करता है। और जब अट्रैक्शन नहीं है तो परमाणुओं के बीच में क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोफोर्स काम किया करता है। और जब परमाणुओं के बीच में आपका दुर्बल आकर्षण बल कार्य करेगा, आपने ठोस द्रव गैस पढ़ा हुआ है, ठोस अवस्था में आप क्या देखते थे कि परमाणुओं के बीच में बहुत प्रबल आकर्षण बल कार्य करता था। और द्रव में क्या हुआ करता था? उससे थोड़ा कम लगता था। और गैस में सबसे
उससे कम होता है। ये आपकी 9th की केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया जाता है, जब मैटर ऑफ स्टेट पढ़ाई जाती है तब। तो इस तरीके से तो कंफर्म हो गया कि ये ज़्यादा करके किस अवस्था में हो सकते हैं, ठोस भी, द्रव और गैस। अधिकांशतः द्रव और गैस में। जल क्या है? द्रव है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। अमोनिया क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। तो एकदम सीधी सी बात कंफर्म हो गई कि सहसंयोजी यौगिकों के मध्य, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, इनके परमाणुओं के बीच में क्या होता है, एक दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है। और दुर्बल आकर्षण बल कार्य करने के कारण जो इनमें क्या हुआ करता है, आपका लगने वाला आकर्षण बल होता है वो अंतराणु आकर्षण बहुत कम होता है। ये चीज आप पहली चीज आपको यहाँ पे समझना है, जान लीजिएगा। तो पहली चीज आपको यहाँ पे हम लिखाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, एक क्वालिटी पहले क्लियर कीजिए, एक एक बताते चलेंगे तो एक समझ में आता जाएगा, जान लीजिएगा। सहसंयोजी यौगिकों के परमाणुओं के मध्य दुर्बल वीक अंतराणु। ये अंतराणु का मतलब जानते हो क्या होता है? अंतर प्लस अणु। अब जैसे एक अणु ये है, दो अणु ये है, तो इन दोनों अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसी को अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। तो अब ये क्या हुआ करता है, अंतराणु को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराणु को आकर्षण बल कार्य करता है। पहली चीज कंफर्म हो जानी चाहिए, सहसंयोजक यौगिकों के मध्य क्या हुआ करता है, या सहसंयोजक यौगिकों के परमाणुओं के मध्य, एकदम कंफर्म करिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। सहसंयोजक यौगिकों के परमाणुओं के मध्य क्या हुआ करता है, दुर्बल अंतराणु को आकर्षण बल क्या किया करता है, कार्य करता है। ये चीज ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, अब मैंने बताया था पहले से ही कि अगर आपने यहाँ पे यही चीज, जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों में अपोजिट चार्ज होता है तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता था, तो उसी के ही आधार पे सारी प्रॉपर्टी को आपने क्या किया था, डिफाइन कर दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले चीज बता दिया, जान दीजिए। तो अब ये क्या हुआ करता है, अगली चीज आपको बता दे रहे, ध्यान दीजिए। सहसंयोजी यौगिक, अब ये जो हुआ करते हैं मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बता दिया दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, तो ये ज्यादा करके किस अवस्था में, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं, गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है, अपवाद हर जगह है, और अपवाद याद रखना आपका काम होता है। अब इसे द्रव के रूप में बात किया करते हो तो जल क्या है, लिक्विड स्टेज में हुआ करता है। एथिल अल्कोहल क्या है, सहसंयोजी यौगिक है, ये भी लिक्विड स्टेज में है। तो ऐसे ही ये लिक्विड स्टेज में पाए जाते हैं। जबकि गैस में तो आप देखते ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक द्रव अवस्था में, और किस अवस्था में, गैस अवस्था में। और अपवाद के रूप में क्या हुआ करता है, जो गैस आपके जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने, सब लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा चीनी। अब चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी जो होता है C12, H22 और 11। अब ये चीनी जो होता है एक सहसंयोजी यौगिक है। अगर इसको पानी में घोलोगे तो ये कभी भी आयनित नहीं होता है, न धनायन ऋणायन में, कभी टूटता नहीं है, जान लीजिएगा। चीनी को, नमक को घोलोगे तुरंत टूट जाता है, लेकिन चीनी कभी टूटती नहीं है, नोट कर लीजिएगा। कभी ये डिसोसिएट होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा है ही नहीं, सब विद्युतऋणी परमाणु होते हैं। चीनी जो है ये आपका ऐसे ही एक होता है कंपाउंड यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है भैया, NH2CONH2। यूरिया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है, ये खोजा गया था, और इसे खोजा किसने था, एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था होलर। होलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। अब ठोस अवस्था में कौन पाया जाता है, जैसे चीनी हो गया, यूरिया हो गया आपका, और एक होती है आयोडीन। आयोडीन तो कुल अपवाद है। आयोडीन जो होती है ये भी किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। तो ये देखिए पूरी स्टेज की हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चर्चा कर दिया कि सहसंयोजी यौगिक अधिकांशतः द्रव और किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस में।
किंतु अपवाद के रूप में जैसे चीनी, यूरिया और आयोडीन जो होता है ये किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ से एकदम कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब अगर पूछे कोई क्यों द्रव और गैस अवस्था में ज्यादा पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच में कैसा एक दुर्बल आकर्षण बल क्या करता है? कार्य किया करता है। तो ये चलिए थोड़ी ध्यान दीजिए। अब इसी के एक कंप्लीट आपको पैकेज के रूप में नोट्स बता रहे हैं। तो अब क्या हुआ करेगा, सुनिए, ध्यान दीजिए, एकदम बढ़िया समझिए और एकदम डीप बता रहा हूं, इसीलिए एकदम जीरो से हीरो बनाने का पूरा प्रयास, एकदम जीरो लेवल से चलता हूं और टॉप पे ले जाने का प्रयास करता हूं। अगर आप एकदम प्राइमरी लेवल के हैं तब भी आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा प्रयास रहा किया करता है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, तुरंत जान लीजिए। सहसंयोजी यौगिक, इस चीज को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे द्रव। अब द्रव के बाद ब्रैकेट में लगा सकते हो H2O हो गया, C2H5OH, ये क्या है? एथाइल अल्कोहल है। फिर कामा गैस, गैस को भी ब्लैक पेन से कर सकते हो, ब्रैकेट में लगा दीजिएगा ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये हो गई आपकी सहसंयोजक यौगिक द्रव और किसमें? गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ज्यादा करके ये ध्यान दीजिएगा, किस अवस्था में? आपके सहसंयोजी यौगिक लिक्विड स्टेज में, और किस स्टेज में? गैस स्टेज में क्या हुआ करते हैं? ज्यादा करके ये पाए जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। किंतु अपवाद तो हर जगह है, किंतु चीनी, चीनी को हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं। चीनी फार्मूला जरूर लिख लिया करो जिसका फार्मूला नहीं मालूम, C12H22O11 कामा चीनी हो गई आपकी। और क्या हो गया भैया? यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, यूरिया जो हुआ करता है। और एवं आयोडीन, क्या हुआ करती है? आयोडीन, आयोडीन जो हुआ करती है ये किस अवस्था में पाई जाती है? ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? ये सब ठोस अवस्था में क्या हुआ करते हैं? पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहां से ये क्या हो गया? बातें एकदम डाउट आपकी क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए। एक एक चीज पूरा एकदम समझिए। जैसे सहसंयोजी बता दिया मैंने, द्रव में भी पाए जाते हैं, गैस में ज्यादा करके होते हैं। अब द्रव के रूप में अब आपसे पूछा ऐसे सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसे H2O है, C2H5OH है, शराब। और गैस के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें हैं, अवस्थाओं में पाया जाता है। किंतु जो चीनी हुआ करती है आपकी, ये C12H22O11, यूरिया हुआ और आयोडीन हुआ, जो ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में क्या हुआ करते हैं? पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से एराइज हो जाता है, ऐसे सहसंयोजक यौगिक का नाम बताइए जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो जवाब आप क्या दोगे? चीनी हो गया, यूरिया हो गया, आयोडीन हो गया, ये आपके ऐसे सहसंयोजी यौगिक हैं जो किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गया। अब दूसरी चीज ये हो गया। अब तीसरी चीज की हम बात करेंगे। तीसरी चीज किस पे जाते हैं? सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एकदम सीधा सीधा आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी जितने भी आपके क्या हुआ करते हैं, ये आपके कंपाउंड हुआ करते हैं, ये जैसे जल एवं अध्रुवीय विलायकों में क्या, ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। जल एवं आपके क्या हुआ करते हैं? अध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। किंतु जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, जैसे बेंजीन हुआ, ईथर हुआ, इन सब में क्या हुआ करते हैं? विलेय होते हैं। ये भी ध्यान दीजिए। तो इसी का एकदम क्या है, जस्ट आपको यहाँ पे क्या बताना है, इसका उल्टा एकदम क्या करना है आपको बताना, जैसे उसमें आपने बताया था। तो ये ध्यान दीजिएगा क्या हुआ करता है, ये ध्रुवीय विलायकों, ये ध्रुवीय विलायकों में, और वो क्या थे? ध्रुवीय विलायकों में विलेय थे। यह ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? अविलेय। किंतु अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर,
में विलय होते हैं। ये हो गई अगली बात। ये जो ऐसे एक शब्द लिखा गया है ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय का मतलब क्या होता है जानते हो? ऐसा सॉलिड जिसमें एक पॉजिटिव सिरा होगा, दूसरा सिरा कैसा होता है? निगेटिव, उसको ध्रुवीय कहते हैं। और ऐसा आपका कोई कंपाउंड जिसमें दोनों सिरे में न तो कोई पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही तो क्या हो, कोई निगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे कंपाउंड को अध्रुवीय कहते हैं, जान लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हो गया अगला चीज। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको, जान लीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है कि जो सहसंयोजी यौगिक हुआ करते हैं, यह जलीय विलयन में क्या हुआ करते हैं? विद्युत धारा के क्या हुआ करते हैं? कुचालक होते हैं। अभी आप पानी को घोलते हो, पानी में नमक डाल करके, और नमक को आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। लेकिन अगर उसी पानी में आपने क्या कर रखा है? चीनी घोल रखा है, शराब एथिल अल्कोहल घोल रखा है, और आप सोचिए करंट लगा करके फ्लो करा दें, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे कोई कहे इस तरीके से क्यों इनमें नहीं होता है कि सहसंयोजी यौगिक जो होता है, सहसंयोजी यौगिकों का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकता है, कुचालक होता है, क्यों? व्हाट आर रीजन? तो उसका रीजन यही है कि सहसंयोजक यौगिकों में क्या होता है? आयन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और जब ये आयन नहीं दे पाते हैं, आयन इनमें अनुपस्थित होते हैं, तो इसीलिए ये क्या हुआ करते हैं? आपके क्या हुआ करते हैं? ये जिनका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत धारा का क्या हुआ करता है? कुचालक होता है। लेकिन अपवाद फिर है, एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक सहसंयोजक यौगिक है और जो कार्बन का अपरूप है। आप लोगों ने जब पढ़ाया था आपको वहाँ पे धातु और अधातु में, तब भी इसको बताया था, और अभी आगे चल करके अपरूप के बारे में भी पढ़ाएंगे, तब भी जान लीजिएगा। तो ग्रेफाइट जो है एक ऐसा सहसंयोजी यौगिक है जो पेंसिल के नोक के अंदर रहता है, आप लोग देखे होंगे उसको। वो कैसा यौगिक होता है? वो एक प्रकार का कोवैलेंट कंपाउंड है, बट वो क्या किया करता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर सकता है। इसलिए कभी भी पेंसिल वगैरह से आप इलेक्ट्रिसिटी को जो हो टच मत किया करो, नहीं आपको करंट मार सकता है। तो इस चीज से ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे तो यहां पे ये बताया करते हैं क्या? सहसंयोजक यौगिकों का जलीय विलयन, सहसंयोजक यौगिकों का क्या? जलीय विलयन विद्युत धारा का कुचालक होता है। सहसंयोजक यौगिकों का जो जलीय विलयन होता है, यह विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो जलीय विलयन होता है उसमें आयन का क्या होता है? अभाव होता है। क्योंकि इनके जलीय विलयन में आयनों का अभाव होता है। अभी जैसे आप इसको ऐसे एकदम समझ सकते हो, एकदम विधिवत समझ लीजिए। अभी जैसे हम यहाँ पे क्या करते थे? NaCl जो होता था वो तुरंत टूट जाता था सोडियम धनायन और क्लोराइड डिडाइन में। लेकिन अगर आपने यहीं पे क्या ले रखा है? जैसे आपने क्या ले रखा है? C12H22O11, ये चीनी है। अगर आपने इसको क्या किया? जलीय विलयन इसका बना रखा है, तो अब इसका क्या होगा? आयनन नहीं होगा। और जब इसका आयनन नहीं होगा तो ना तो इसमें धन आयन होगा ना तो ऋण आयन होगा, और जब ना धन आयन और ना ऋण आयन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कौन करेगा? ले जाने वाला तो कोई चाहिए। तो इसमें जब कोई कैरियर है ही नहीं, ले जाने वाला कोई है ही नहीं, तो ये फिर क्या हुआ करता है? विद्युत धारा का ये क्या हुआ करते हैं? कैसे हुआ करते हैं? ये सब कुचालक हुआ करते हैं। इसीलिए मैंने इसको एकदम क्या कर दिया, आपको डिटेल रूप से क्या किया? बताने का प्रयास किया। एकदम पूरा विधिवत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लोग जान लीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिए पूरी बात को। तो अब यहां पे जब क्या हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा। अब एक आध दो इसमें भी अपवाद है, जान लीजिएगा। इसमें भी क्या है? एक आध दो अपवाद है। जैसे अमोनिया होता है, क्या होता है? अमोनिया होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसके लिए क्या बताया जाता है? किंतु अमोनिया का फार्मूला क्या होता है?
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन क्या हुआ करता है, सुचालक होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए बस, और पूरा एकदम, इसीलिए पूरा एकदम डिटेल, एकदम डीप स्टडी आपको बता रहा हूं। पहले तो मैंने एकदम कॉमनली बता दिया कि जितने भी होते हैं वो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। द कोवैलेंट्स आर कंपाउंड जनरली बैड कंडक्टर या इंसुलेटर ऑफ द हीट और इलेक्ट्रिसिटी, बट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज लाइक ग्रेफाइट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड which is the allotropous of carbon atom is a good conductor of heat and electricity। तो ऐसे ही आपका क्या हुआ करता है यहाँ पे, जैसे ये अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब क्या हुआ करता है, इन सब का जो जलीय विलयन होता है ये सुचालक होता है। और इसी प्रकार से क्या हुआ करता है, अगला इसको पॉइंट करके लिखा देंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हुए, आपको एकदम विधिवत तरीके से यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। सहसंयोजी यौगिकों के परमाणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल कार्य किया करता है। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं ये लिक्विड स्टेज में H2O एथिल अल्कोहल, गैस के रूप में जैसे O2 N2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, किंतु जैसे चीनी हुआ, यूरिया हुआ और आयोडीन हुआ, ऐसे आपके कोवैलेंट कंपाउंड हैं जो किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और फिर क्या बताया गया, ये ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। अब ध्रुवीय विलायक जैसे अमोनिया वगैरह होता है ये सब, तो किंतु आपके अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन और ये क्या हुआ करता है, ईथर में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। और ये फिर अगली चीज क्या हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा, H2O एक चीज आपको बता दे रहा हूं, पोलर कंपाउंड जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। जिसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज होगा वो प्लस माइनस चार्ज वाले सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है। सहसंयोजक यौगिकों का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत धारा का कैसा होता है, कुचालक। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे ही आपको बताया एज लाइक द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको अगला एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उसको अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। 4 पॉइंट इसमें हुए हैं। अब 4 पॉइंट्स के बाद अगला पॉइंट समझिए। एक एक पॉइंट विधिवत तरीके से जितना अच्छा आप समझे रहेंगे उतना ही आपके लिए होगा। और जो बच्चे भाई इसको पढ़ रहे हैं, जान लीजिए, अगर वो 9th 10th में हैं तो आप जान लीजिएगा कि 11th क्लास में आपको इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एकदम पूरा वहां तक की चीज बता दे रहा हूँ। आप विधिवत तरीके से एकदम पूरी जानकारी आपको मिल जा रही है, जान लीजिए, कोई चीज कसर नहीं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती है। 5वां पॉइंट क्या हुआ करता है, 5वां पॉइंट ये है जो भी मैंने बताया भी था, ग्रेफाइट। क्या है ये, ग्रेफाइट एक सहसंयोजी यौगिक है जो क्या होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। विद्युत धारा का क्या हुआ करता है, सुचालक होता है। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज अब आपको और बता रहा हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, जब इनके परमाणुओं के बीच में क्या हुआ करता है, दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, तो इसीलिए इनका जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो बहुत ही कम होता है, या कह सकते हो कि विद्युत संयोजी यौगिकों की तुलना में कम होता है। अब जैसे बर्फ है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन वो बर्फ क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि जल एक ऐसा पदार्थ होता है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल, अब जैसे जल जो हुआ करता है, मैंने आपको बताया ये जल हो गया, इसको गर्म कर दीजिए तो ये भाप में बदल जाता है, और ये आपका क्या हुआ, जल। और अगर इसको ठंडा कर दीजिए तो किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में तो ये बर्फ है, और फिर ये क्या हुआ करता है, यहाँ पे बर्फ लिख सकते हो, बर्फ है। अब ये ठोस अवस्था में तो बर्फ है, द्रव अवस्था में जल है, और गैस अवस्था में क्या है, भाप है। ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है।
और अगर आपसे कोई कहे बर्फ का सूत्र क्या होता है H2O, जल का सूत्र H2O, भाप का सूत्र H2, ये सब अवस्थाएं अलग अलग हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहता है तीनों का। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान दीजिएगा, जो हम बताना चाहते हैं कि अभी बर्फ जो होता है वो 0 डिग्री सी पर पिघल जाता है। अब बर्फ क्या है, H2O सहसंयोजी यौगिक है। जल जो होता है ये 100 डिग्री सी पर क्या होता है, किस में बदलने लगता है, भाप के रूप में बदलने लगता है। तो सहसंयोजी यौगिकों में जो दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, इसी दुर्बल आकर्षण बल के कारण क्या होता है, इनका गलनांक, अब इसे बर्फ का कितना होता है 0 डिग्री सी, और क्वथनांक अब कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे अमोनिया वगैरह होता है माइनस में चले जाते हैं, जान लीजिएगा हिमांक वगैरह। तो इसीलिए इनका क्या होता है क्वथनांक, क्योंकि भाई आकर्षण बल कार्य कर नहीं रहा है, आप गर्म करोगे जल्दी से दोनों हट जाएंगे और अवस्था को चेंज कर जाते हैं। तो ये चीज़, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, दोनों एकदम मजबूती से बने रहा करते थे, तो उसको आपको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती थी, इसलिए वो सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हो जाती थी। तो ये चीज़ भी इसमें क्या हुआ करती है, माइन्यूट किया करती है, मायने रखती है, इसीलिए इस चीज़ को भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान जरूर देंगे। तो अगला पॉइंट, छठा पॉइंट क्या होगा हमारा आपका, सहसंयोजी यौगिकों या सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक। क्या हो गया, गलनांक एवं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और ये मेल्टिंग पॉइंट, ये सब गलनांक और क्वथनांक क्या सब मिलता है आपको पढ़ने के लिए। गलनांक का मतलब होता है जब जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलने लगे, वही गलनांक होता है। और क्वथनांक का मतलब होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव क्या हो लगे, भाप में बदलने लगे या उबलने लगे, बॉइल करने लगे, तो वो क्वथनांक कहलाता है। एक टेम्परेचर होता है सबका। अब इसे बर्फ का 0 डिग्री सी पर पिघलने लगी तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी हो गया। और क्वथनांक का मतलब जैसे जल है, वो द्रव है, उसको आप 100 डिग्री सी पर कर दो तो उबलने लगता है, तो जल का क्वथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री सी हो गया। तो सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, मतलब कम होता है, क्योंकि परमाणुओं के मध्य, दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और अब हम 7 नंबर में आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स तो आप बहुत जानते हो, जैसे हाइड्रोजन, जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, एसिटिक एसिड, मीथेन, CCl3, ये सब आपके क्या हुआ करते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, एसेट्रा आदि। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, किसका, सहसंयोजक यौगिकों का। पूरा जितनी इसकी विशेषता थी या क्वालिटी थी उसको मैंने बता दिया। और एक चीज़ ये भी होता है, जैसे कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर शो करते हैं। समचतुष्फलकी होता है, चतुष्फलकी, ये सब अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर हुआ करते हैं। तो ये पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ध्यान दीजिए। और एक जैसे आप लोगों को कभी कभी पूछा जाता है ध्रुवीय बंध, ये ध्रुवीय बंध, और एक होता है अध्रुवीय बंध। तो ध्रुवीय बंध का मतलब होता है समान या भिन्न भिन्न, करिए पहले, भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले, इसको पहले लेंगे उसके बाद बताता हूं। भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य बना सहसंयोजक बंध पोलर बॉन्ड्स या ध्रुवीय बंध कहलाता है।
ये चीज ध्यान दीजिए। मतलब कि अगर आपको क्या बताना है यहाँ पे भिन्न भिन्न, या आप अगर और अच्छा कह दीजिए तो एकदम सीधा कह दीजिए असमान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य जो बना आपका क्या कहलाता है सहसंयोजक बंध, उसी को ध्रुवीय बंध कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहा करते हैं। कभी अगर आपसे कोई पूछे, मैंने बार बार इस चीज की चर्चा किया, ध्रुवीय विलायक, तो ध्रुवीय विलायक का मतलब है, ध्रुवीय बंध का मतलब होगा कि ऐसे परमाणु होंगे जिनमें दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो वाहिदम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है, वो दोनों में अलग अलग टाइप का होता है। मतलब एक में बहुत कम होता है, एक में थोड़ा कम होता है, तो उसी को विद्युत ऋणात्मकता का हम लोग मापा किया करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, सबसे पहले एक होता है H2O। अब H2O में अगर आप बनाते हो तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीजन के वाहिदम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के 1 होता है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में थोड़ा अधिक ऋणी होता है, 6 है ना, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज एक इधर से, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज। तो अब आप देखिए एक प्लस, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर, क्यों? क्योंकि जो ये इसका इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वो एकदम बीचों बीच नहीं रहता है, वो थोड़ा किसकी तरफ खिसक जाता है, हाइड्रोजन की तरफ, और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा किसकी तरफ खिसक जाता है, आपके हाइड्रोजन की तरफ। तो इसके हाइड्रोजन के ऊपर जब इधर जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, सॉरी रुक जाइए, यहाँ से क्या हुआ करता है, जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ये ऑक्सीजन की तरफ जाता है क्योंकि ये ऋणी है, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आता है, ऑक्सीजन की तरफ। और जब ये इलेक्ट्रॉन खिसक के इसकी तरफ जाता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इधर इसके ऊपर प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज और इसके ऊपर एक माइनस चार्ज। तो ये जो बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, ध्रुवीय बंध है। दो असमान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच जो बना हुआ बंध होता है, उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, ध्रुवीय बंध कहा करते हैं। जैसे और उदाहरण लेना चाहे, अमोनिया ले लीजिए। अमोनिया जो हुआ करता है आपका NH3। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, आप क्या सोचते हो, ये जो दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन एकदम बीचों बीच रहेगा? नहीं, थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, नाइट्रोजन की तरफ। और जब नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पे एक माइनस चार्ज, फिर इधर का इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे इधर घूम के चला जाता है, तो यहाँ प्लस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो अब ये ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज आ जाएगा, -3 चार्ज। तो अब देखिए प्लस चार्ज, 3 माइनस चार्ज। तो अलग अलग चार्ज थोड़ा सा एक आकर्षण बल कार्य करता है, या नहीं सोचिए कि एकदम मच उत्पन्न हो जाए जैसे वैद्युत संयोजी यौगिक में होता है, ऐसा नहीं होता इसमें। तो इसको हम लोग ध्रुवीय कहा किया करते हैं। लेकिन अगर जब दोनों समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु होते हैं, तो जो बीचे में का इलेक्ट्रॉन होता है साझे का, ना वो इसके पास जाएगा ना उसके पास जाएगा, एकदम दोनों के बीच क्या हुआ करता है, बराबर क्या हुआ करता है, रहा किया करता है। अब इसे एकदम सीधा सीधा आप समझ लीजिए, जैसे कोई बिजनेस था, उसमें आपको कराना था, तो 5 लोगों ने दिया, 5 लोगों ने दिया, तो उस बिजनेस में बराबर का हक है। लेकिन अगर किसी ने आपको क्या किया, 6 दे दिया है, किसी ने 4 दिया है, तो जो 6 है उसके लिए ज़्यादा दिया है, आपका जान लीजिए, उसका क्या हुआ करता है, माइनस चार्ज उसके ऊपर, उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा उस बिजनेस का, जान लीजिए, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। और अगला आपको बता रहा हूं, पहले उसको समझ लीजिए। अगला क्या कहलाता है आपका, अध्रुवीय बंध। नहीं तो आप लोग यही कंफ्यूजन में रहिए कि ध्रुवीय बंध क्या होता है और अध्रुवीय बंध क्या होता है। अब यहां पे हम बात किया करते हैं अध्रुवीय बंध। किसकी बात करने जा रहे हैं, अध्रुवीय बंध। इसको पोलर बॉन्ड कहा करते हैं और इसको हम लोग नॉन पोलर बॉन्ड कहा किया करते हैं। यही असमान जहां है, मतलब डिफरेंट। अब की बार क्या बोल दोगे, समान विद्युत ऋणात्मकता वाले, समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य बना सहसंयोजक बंध अध्रुवीय बंध कहलाता है। अध्रुवीय बंध कहलाता है।
ये चीज यहाँ पे दोनों अलग अलग थे और यहाँ पे दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता होगी सेम होगी। जैसे अब मैं एकदम सीधा सीधा उदाहरण लेता हूँ H2 का। अब H2 में क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों समान है, तो इसलिए कहते हैं समान विद्युत ऋणात्मकता वाले। अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है साझे का, ना तो इस हाइड्रोजन की तरफ जाएगा ना इस हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता मतलब जानते हो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ज़्यादा थी ना, 6 था, हमारे पास ज़्यादा क्षमता है। यहाँ पे नाइट्रोजन की 5 था, इसकी ज़्यादा क्षमता थी। तो अब क्या हुआ, जब इसकी तरफ खिसक गया इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर माइनस चार्ज और उसके ऊपर प्लस चार्ज, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, ध्रुव। ध्रुव माने होता है पोल, पोल माने एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा निगेटिव। लेकिन अब मतलब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव वाला चक्कर नहीं रहेगा, जान लीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अब ये दोनों के बीच में देखोगे साझे का इलेक्ट्रॉन एकदम बीचों बीच रहेगा, तो ये कैसा बॉन्ड कहलाएगा, अध्रुवी बंध कहलाएगा। ऐसे आपने क्या बनाया था, जैसे आपने O2 बनाया था, तो O डबल बॉन्ड O, अब ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा दोनों परमाणुओं के बीचों बीच रहेगा। आपने क्या बनाया था N2, तो N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N, अब ये जो दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन होगा दोनों के बीच में होगा। यही हम बताना चाहते हैं कि एकदम सीधा सीधा साफ का ये जो सहसंयोजक बंध होते हैं इसी के प्रकार हैं। यहाँ पे आप हेडिंग चाहे लिख दीजिएगा, सहसंयोजक बंध के प्रकार। सहसंयोजक बंध के कितने प्रकार होते हैं, सॉरी सहसंयोजक बंध के प्रकार मतलब स्पेशल केवल लिख दीजिएगा बस। तो ये जो स्पेशल है ये आपके कौन से हैं पहले, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, एकल सहसंयोजक बंध, द्वि सहसंयोजक बंध, त्रिसंयोजक बंध। तो ये जो ध्रुवीय बंध होते हैं इसमें बता दिया असमान डिफरेंट विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य बना जो सहसंयोजक बंध होता है उसे हम लोग ध्रुवीय बंध कहते हैं। जैसे अमोनिया में ध्रुवीय बंध है, H2 में ध्रुवीय बंध है। आगे चल करके इसी ध्रुवीय बंध को एक मापक होता है उससे मापा जाता है, उसको हम लोग आपका डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, उससे मापा जाता है। और फिर उसमें क्या किया जाता है, इसको डिटरमाइन किया जाता है कि कितना इसमें पोलर का नेचर आ रहा है। तो आगे डीप स्टडी करोगे तो और ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आप जितने हो 9th के बच्चे हैं तो वो तो जान लीजिए आसमान पे बात करने वाले हैं, हाई स्कूल वाले वो भी उड़ रहे हैं, 11th वालों का तो एकदम बेसिक चल रहा है, वहाँ पे तो एकदम मजा आ देने वाला है। अब फिर आपका अध्रुवीय बंध समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य, मतलब जो दोनों परमाणु होंगे उनको इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी सेम होती है, तो उसको हम लोग, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीचों बीच होता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन मध्य में होता है उसको भी हम अध्रुवीय बंध कहते हैं। और ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के बीचों बीच न रह करके किसी एक परमाणु तरफ खिसका रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, ध्रुवीय बंध कहा किया करते हैं। पूरा हमने क्या किया, यहाँ पे आपको इसका पूरा डिटेल समझाने का क्या किया, प्रयास किया। आप लोग बढ़िया सा इसको क्या कीजिए, इसका पूरा एकदम कॉपी में नोट्स बनाइए। और जो भी बच्चे अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने यूट्यूब पर जाएं, लिखें रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो वहाँ पिक मेरी मिलेगी, आप नीचे सब्सक्राइब रहेगा, लिखिए, उसको प्रेस कीजिए और फिर आप क्या करते हैं, रेड कलर में सब्सक्राइब रहता है और फिर एक बगल में बेल बनी होती है उसको प्रेस कीजिए, बेल आइकन को, और उसके बाद ऑल कर लीजिए, तो सारे वीडियो का, और इसका कोई चार्ज नहीं होता है, आपको मुफ्त में मिल रहा है। फिर कुछ बच्चे सोचते सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा कुछ कट जाएगा, नहीं, कुछ नहीं है, फ्री में। और फायदा आपके लिए है कि आपको वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहती है टाइम टू टाइम, और आप बढ़िया सा देख सकते हो। और जो बच्चे अगर सोचते हैं कि हमको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग होम पेज पे जाकर के वहाँ प्लेलिस्ट में देखा करो, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर आपको मिल जाते हैं आपकी ही क्लास की। तो इस तरीके से ये पूरा हमने आपको टॉपिक बताया। अब कल आपको उप सहसंयोजकता के बारे में बताया जाएगा एक नई एनर्जी के साथ। अगर समझ में आ रहा है विधिवत तरीके से तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।